नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर के 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे प्रवक्ता हिंदी के अंतर्गत जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर। और ये क्लास बहुत हेल्पफुल होगी दोस्तों आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे आप प्रवक्ता के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे एलटी के एग्ज़ाम दे रहे हो। तो इसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखे गए हैं और ये क्वेश्चंस आपके आगामी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे इसकी प्लेलिस्ट में, यानी कि हम इसके डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें दे देंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें दोस्तों, क्योंकि हम आगामी एलटी की क्लासेस भी लगातार इसमें अंदर प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो बिना स्किप किए आज की क्लास को ज़रूर देखिएगा और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो ऑप्शन है अवधी, मगही, भोजपुरी या मैथिली। तो कौन सी बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अवधी, क्योंकि इनमें से जो बिहारी हिंदी से संबंध रखती है वो है मगही। मगही जो है बिहारी हिंदी का है। इसके अलावा अगर हम भोजपुरी की बात करें, ये भी बिहारी हिंदी के अंतर्गत ही आता है। और मैथिली भी जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखें, जो अवधी है दोस्तों, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये किस में आता है? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। इसका संबंध जो है पूर्वी हिंदी के साथ है। तो इसलिए जो है अवधि जो है इसमें बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य के अतीत की अगर हम बात करें तो इसके लेखक कौन है? जैसे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसके अलावा विश्वनाथ त्रिपाठी, श्याम सुंदर दास और गणपति चंद्र गुप्त। तो हिंदी साहित्य के अतीत जो है इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है, एग्जाम में पूछा भी गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दोहा यानी कि दूहा मूलतः किस भाषा का छंद है? तो दोहा दोस्तों, जो दूहा के नाम से जाना जाता है, इसको मूलतः किस भाषा का ये छंद है? ऑप्शन है प्राकृत भाषा, अपभ्रंश, हिंदी या संस्कृत। तो अगर हम बात करें दोस्तों, जो दूहा है, दूहा मूलतः जो है ये अपभ्रंश भाषा का छंद है। ठीक है, तो अपभ्रंश है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, संदेश डऊ सविथरऊ हऊ हरण हंग समत असमथ भण पिए इकति बलियड बेबी समाणा हथ। उपयुक्त दोहा किसका है? तो किस कवि ने ये दोहा लिखा है? किसके द्वारा लिखा गया ये दोहा है? तो ऑप्शन है नरपति नाल है, या हेमचंद्र, या अब्दुल रहमान, या सांगधर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका अब्दुल रहमान। तो अब्दुल रहमान के द्वारा लिखित ये दोहा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ये जो काव्य रचनाएं हैं दोस्तों, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सूरदास, गुरु नानक, कबीरदास या रैदास। तो दोस्तों जो इसका जो सही आंसर है वो है गुरु नानक, क्योंकि गुरु नानक की ही जो ये रचना थी वो थी, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। तो ये जो है इसके रचनाकार हैं दोस्तों गुरु नानक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। जो ये क्वेश्चन सीरीज आपको कराई जा रही है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रवक्ता के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि ये आपके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस रखा गया है। ठीक है, और साथ ही एलटी के अभ्यर्थी भी जाने, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस है वो आपका लगभग मिलता जुलता है। और ग्रेजुएशन में जो चीज़ आपने पढ़ी हुई हैं वही पोस्ट ग्रेजुएशन में विस्तृत रूप में होती हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपकी ग्रेजुएट लेवल में भी एलटी के एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल होने वाली हैं।
तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा और साथ ही नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको आगामी एग्ज़ाम्स में हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? अब देखिए इसमें 3 कवि जो हैं अष्टछाप के हैं और कौन से हैं ये तो आप जानते ही होंगे दोस्तों। इनमें अगर हम बात करें कुम्भन दास, ये भी अष्टछाप के कवि हैं, कृष्णदास भी हैं और छीत स्वामी ये भी जो है अष्टछाप के कवि के तौर पे जाने जाते हैं। तो इनमें से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है दोस्तों? वो हैं आपके ध्रुव दास। ध्रुव दास दोस्तों इसमें से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, तुम नीके दुहि जानत गैया, चलित कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया। इस काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो एक बार काव्य रचना हम दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको जो है क्वेश्चंस के साथ याद भी होना जरूरी है कि पंक्ति क्या थी। ठीक है, तो तुम नीके दुहि जानत गैया, चलित कुंवर रसिक मनमोहन लागो तिहारे पैया। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन है सूरदास, कुम्भन दास, नंददास या परमानंद दास। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है कुम्भन दास। कुम्भन दास इसके रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हनुमत चरित्र का रचिता है? तो हनुमत चरित्र का रचिता के तौर पर किसे जाना जाता है? ऑप्शन है नाभादास, तुलसीदास, अग्रदास या रायमल पांडे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हनुमत चरित्र के जो रचनाकार हैं वो हैं रायमल पांडे। रायमल पांडे की रचना है दोस्तों हनुमत चरित्र। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है और साथ ही आप जो है इसको नोट भी कर लीजिएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न ले लेते हैं। क्वेश्चन है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? बहुत बार बार पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिएगा, हमारी जो क्लासेस आती रहती हैं उसमें आप मैम ने जो क्लासेस कराई हैं उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। और ये क्लास हमारी 103 क्लास हमारी हो चुकी हैं, तो ये 104 है। तो काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास है। इससे प्रीवियस क्लास आप प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिएगा दोस्तों। लगातार आपको क्लासेस कराई जा रही हैं, प्रोवाइड कराई जा रही है, बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए इसमें क्लासेस दी जा रही हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग द्वितीय प्रश्न पत्र का भी टॉपिक हमारे लगातार आ रही हैं, तो इसलिए आप देखते रहिएगा। तो इसमें जो है ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ऑप्शन है जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर या मतीराम। तो इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों वह हैं मतीराम। मतीराम जो है ललित ललाम नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पे। डेल सो बयान बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व की वो खेल करी जानो हैं। ये वाक्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है आलम है, बोधा है, ठाकुर है, द्विज देव है। तो अगर इसको एक बार और समझें, डेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व की वो खेल करो करी जानो हैं। ये वाक्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये जो वाक्य पंक्तियाँ हैं दोस्तों ये हैं आपके ठाकुर की। किसकी हैं? ठाकुर की ये पंक्तियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो इन ग्रुप में से कौन सा भारतेंदु मंडल का नहीं है ये पूछा गया। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या राजा लक्ष्मण सिंह। तो अगर हम बात करें दोस्तों भारतेंदु मंडल का कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रताप नारायण मिश्र ये भी भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा बालकृष्ण भट्ट भी जो है भारतेंदु मंडल के सदस्य हैं। इसके अलावा बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जो हैं ये भी भारतेंदु मंडल के हैं। तो इसमें राजा लक्ष्मण सिंह ये भारतेंदु मंडल के नहीं हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके प्रवक्ता के एग्जाम में आया हुआ है। रस कलश किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। रस कलश किसकी रचना है? ऑप्शन है श्रीधर पाठक या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध या गया प्रसाद शुक्ल सनई या मैथिली शरण गुप्त।
तो आपने इसको जो है समझ लिया होगा, जिन्हें अभ्यर्थी की तैयारी स्ट्रॉन्ग चल रही है, वो इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। तो रस कलश की जो रचना है दोस्तों, ये किसकी है? ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्न की पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ दी गई हैं, कौन से कवि की हैं? तो ये जो है पंक्तियाँ आप सुन लीजिए। क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। ठीक है? तो ये किसका कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्या कहा है, क्या कहा मैं अपना खंडन करता हूँ, ठीक है तो मैं अपना खंडन करता हूँ, मैं विराट हूँ, मैं समूहों को समोए हूँ। ये जो कथन वाक्य जो पंक्तियाँ हैं दोस्तों, ये पंक्तियाँ जो कही गई हैं, वो कही गई हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। ठीक है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे, ये थोड़ा प्रकृति प्रेमी प्रेमी भी रहे हैं, और इन्होंने जो है कहा है, ये वाक्य जो है, ये पंक्तियाँ इन्हीं के द्वारा कही गई हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। उपयुक्त वाक्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो दोस्तों, आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह। ये जो वाक्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ऑप्शन है त्रिलोचन, केदारनाथ, नागार्जुन या रघुवीर सहाय। तो दोस्तों, ये जो हैं, ये पंक्तियाँ आज मैं अकेला हूँ, जो पंक्ति कही गई है, ये त्रिलोचन की है। किसकी हैं? त्रिलोचन की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस उपन्यास को स्त्री लेखक लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? तो कौन सा उपन्यास ऐसा है जिसको स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है? ऑप्शन है मित्रो मरजानी या कठगुलाब या जो है आवा या चाक। तो इस किस उपन्यास को स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु के तौर पे जाना जाता है? तो वह है दोस्तों मित्रो मरजानी। ठीक है? तो इसको स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु किसे माना जाता है और किस उपन्यास को? वह है मित्रो मरजानी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दो समानांतर कथा प्रसंगों को पर चलने वाला शंकर शेष का नाटक है। तो शंकर शेष का नाटक कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है कोमल गांधार या पोस्टर या एक और द्रोणाचार्य, अरे मायावी सरोवर। तो इनमें से कौन सा शंकर शेष का नाटक है? तो शंकर शेष का जो नाटक है दोस्तों, वो है एक और द्रोणाचार्य। ये इनका एक बहुत ही अच्छा नाटक है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। ठीक है? तो शंकर शेष द्वारा रचित ये नाटक है दोस्तों। इसमें क्या है कि दो समांतर कथा प्रसंगों पर चलने वाला ये नाटक है, एक और द्रोणाचार्य। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कविता करना एक अत्यंत अनंत पुण्य का फल है। बिल्कुल बात सही है, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, वह है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त या राजश्री। तो कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है, और इस दुराशा और अनंत उत्कंठा के से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की है? तो यह है दोस्तों स्कंद गुप्त से ली गई है। किससे ली गई है? स्कंद गुप्त की है ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, ठेस कहानी के लेखक कौन हैं? तो ठेस जो कहानी है दोस्तों, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अज्ञेय, फणीश्वरनाथ रेणु, अमरकांत या मोहन राकेश। जो ठेस नामक कहानी है, इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं दोस्तों फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित है ये नाटक ठेस।
ठीक है? तो ठेस एक कहानी और उसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन-सा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसमें से कौन-सा कथन कहा है? तो हमारे पास ऑप्शन है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। एक तो ये कहा गया है कि जो भाषा है वो संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। दूसरा है मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। तीसरा है कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। चौथा है अर्थ सौरस्य की कविता का ही कविता का प्राण है। तो इसके जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा आपका चौथा। चौथे ऑप्शन को सही इसलिए है दोस्तों क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी के कथन को पूछा गया है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि अर्थ स्वरस्य जो है वही कविता का प्राण है। यानी कि कविता का जो मेन अर्थ प्राप्त होता है वही उसके प्राण के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई ए रिचर्ड्स की नहीं है? तो कौन सी कृति इसमें से रिचर्ड्स की नहीं है ये पूछा गया है। तो इसमें 3 कृतियाँ जो है रिचर्ड्स की हैं दोस्तों और एक नहीं है, कौन-सा नहीं है ये हमको बताना है। ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट है और ये रिचर्ड्स की रचना है दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसके अलावा द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, फिलॉसफी ऑफ रेटरिक भी जो है रिचर्ड्स की रचना है, इन्हीं के द्वारा लिखित है, इन्हीं का कृति है ये। इसके अलावा हम बात करें इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग ये भी रिचर्ड्स की कृति है। और इसमें से जो नहीं है वो है कल्चर एंड अनार्की। तो ये जो है रिचर्ड्स की नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो अगर हम रचना काल के दृष्टिकोण से इनका सही क्रम देखें दोस्तों, ऑप्शन दिया है दोहा कोश, श्रावकाचार या संदेशा रासक या कीर्तिलता। तो ये 4 हैं, इन चारों को ही सही अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, यही अनुक्रम जो हमने बोला है यही बिल्कुल सही है कि रचना काल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो दोहा कोश है, उसके बाद श्रावकाचार है, फिर संदेशा संदेश राक्षक है, उसके बाद फिर कीर्तिलता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो ऐसे ही क्वेश्चन अब एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, खास तौर पे लेक्चर एग्जाम में, क्योंकि 300 नंबर का प्रश्न पत्र बनना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों कि रचना काल के अकॉर्डिंग कौन आगे कौन पीछे। तो पेपर थोड़ा क्रिटिकल होने वाले हैं, इसलिए तैयारी भी इसी हिसाब से कीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और आप हमारी हिंदी की क्लासेस के लिए आप हिंदी विशेष या हिंदी जो है प्रैक्टिस सेट वाला जो है मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आपको लगातार हमारी क्लासेस का एक तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, दूसरा सबसे पहले आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी और एडवांस क्लासेस भी आपको हमारे मेंबरशिप के अंतर्गत देखने को मिलेंगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर है और रचना काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है कुतुबन, उस्मान, नूर मोहम्मद या नूर मोहम्मद और कासिम शाह। तो ये 4 नाम दिए गए हैं दोस्तों। तो इसमें जो है इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। मतलब इसमें जो है कुतुबन जो है सबसे पहले, उसके बाद उस्मान, फिर कासिम शाह, फिर नूर मोहम्मद। तो ये रचना काल के अनुसार इन कवियों का सही अनुक्रम होगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाना है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम क्या है? तो रचना काल के अनुसार जो काव्य कृतियां हैं इनका सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन है ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय और जगद विनोद। तो काव्य कृतियों का जो सही क्रम है वो क्या माना जाएगा? तो यही इसका सही आंसर भी है दोस्तों, जो हमने ऑप्शन बोला है ये इसका सही आंसर है। ललित ललाम जो है सबसे पहले,
उसके बाद भाव विलास, उसके बाद श्रृंगार निर्णय, उसके बाद जगद विनोद। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कथाकारों का सही अनुक्रम क्या है। अब इसमें हमें इनके जन्म काल के अकॉर्डिंग बात करनी है। तो इसमें कौन सा कथाकारों का सही अनुक्रम क्या है। तो ऑप्शन है जैनेन्द्र, भगवती वर्मा, अमृतलाल नागर और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से सही अनुक्रम क्या है। तो अगर हम बात करें इसके सही अनुक्रम की, तो सबसे पहले दोस्तों भगवती चरण वर्मा हैं, ठीक है। तो ये जन्म काल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हैं। उसके बाद जैनेन्द्र हैं, ठीक। फिर उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और फिर हैं अमृतलाल नागर। तो जन्म काल के अनुसार इन कथाकारों का सही अनुक्रम है भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो कहानियां हैं उनका सही अनुक्रम क्या है। पहला है इंदुमती, मकरील, उसने कहा था, कफन। तो इसका जो सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसका सही अनुक्रम जो है दोस्तों वह है इंदुमती, उसने कहा था, मकरील और जो है कफन, ठीक है। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 2 एक बार फिर समझ लीजिए कि जो है प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले प्रकाशन इंदुमती का हुआ था कहानी, उसके बाद फिर उसने कहा था, उसके बाद फिर मकरील और उसके बाद कफन। तो इसका जो है इस प्रकार से जो है कहानियों का अनुक्रम बताया गया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार की लगातार क्लासेस के लिए, प्रवक्ता के एक बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को पर बने रहें। साथ ही चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ को ज़रूर देखते रहें। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से आप चैनल के जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही लगातार क्लासेस के लिए आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जो मिनिमम कॉस्ट में मेंबरशिप रखी गई है हिंदी के लिए, उन्हें आप क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।